ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के साथ। हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं इस साल के लिए। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने 90% की बढ़त करके दिखाई है, जबकि नेट प्रॉफिट्स का एक्चुअल अमाउंट 605 करोड़ रुपए रहा। अगर हम बाकी डेटा की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्रॉस एनपीए थे उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर यानी कि जो क्वार्टर जून 2023 में एंड हुआ था, उसमें कंपनी के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज 4.95% था, जो कि अब घट के 4.62% हो चुका है। इसी तरह के डेटा को इस रिपोर्ट में से निकाल के हमने एक्सेल शीट में प्लॉट किया है, ताकि आप आसानी से कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझ सकें। तो चलते हैं एक्सेल शीट पर। बैंकिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस को ठीक से समझने के लिए दोस्तों हमें उनके 4 पैरामीटर्स को ध्यान से देखना पड़ता है। पहले है नेट प्रॉफिट्स, जो कि हम हर कंपनी का देखते हैं। दूसरे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम्स यानी कि एनआईआई, जिसको हम ये मानते हैं कि बैंक ने जो ब्याज के पैसे कमाए हैं उसमें से कुछ ब्याज बैंक अपने कस्टमर्स को दे भी देता है। तो उसको ब्याज को देने के बाद बैंक के पास जो नेट इंटरेस्ट की जो कमाई बच जाती है उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम्स कहते हैं। तीसरी चीज जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए अगर हम बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, तो वो है प्रोविजंस। प्रोविजंस एक तरह का कह लेते हैं कि सेट असाइड अमाउंट होता है जो बैंक अपने प्रॉफिट्स में से किनारे निकाल के रख देता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर किसी तरह का लॉस होता है या कोई ऐसे लोन डेप्टर्स हैं जो उनका पैसा वापस नहीं चुका पा रहे हैं अपना लोन, तो वो उस नुकसान की भरपाई इन प्रोविजंस में जमा किए गए पैसों से कर सकते हैं। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जो बैंक के पास हैं तो लेकिन वो उन्हें कमाई करके नहीं दे पा रहे हैं। तो इन चारों चीजों के अलग अलग पैरामीटर्स को देखने के बाद बैंक के डेटा का एनालिसिस किया जाता है दोस्तों, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट्स में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जबकि प्रोविजंस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हमें कमी आती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसा माना जाएगा कि अच्छी बात है कि प्रोविजंस की जरूरत बैंक को नहीं पड़ रही है, साथ ही साथ उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि कमाई ना करके देने वाले एसेट्स कम होते जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे एनालिसिस शीट पे, जहां पे हमने पहले से ही डेटा प्लॉट करके रखा हुआ है। दोस्तों हम आ चुके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट्स के एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट्स में 87.2% की बढ़त करके दिखाई है। रिपोर्ट्स में हमें बताया गया था कि वो बढ़त 90% की है, लेकिन दोस्तों वो स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स की बढ़त थी। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी कि बैंक की जो सब्सिडरीज हैं या जो दूसरे काम हैं उनके प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करने के बाद ये अमाउंट्स बनते हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, यानी कि पिछले क्वार्टर से तुलना करें, तो नेट प्रॉफिट्स में कंपनी ने 42% की बढ़त इस क्वार्टर में हमें करके दिखाई है, जो कि 608 करोड़ रुपए का हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम्स की, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में बैंक ने 11.34% ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम्स कमाए हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें एक मामूली सी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आम बात है। बैंकिंग कंपनीज में परफॉर्मेंस में कभी थोड़ा सा 1-2% का अप डाउन होता रहता है, इसको कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं समझा जा सकता है। चलते हैं इनके प्रोविजंस पर एक बार नजर डालते हैं, ताकि हम समझ सकें कि बैंक ने प्रोविजंस में क्या अमाउंट्स डाल रखे हैं, जिससे कि उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और बैंक के जो रिस्क्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करें तो बैंक ने ग्रॉस एनपीए में 43% की कमी आई है पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में, और साथ ही साथ बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रॉस एनपीए में भी 2% की कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ग्रॉस एनपीए में कमी एक पॉजिटिव संकेत है। प्रोविजंस में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में कहीं थोड़ी सी एक कमी आती हुई दिख रही है 13% की, जो कि एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ प्रोविजंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 18% की बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में बैंक के प्रोविजंस में कुछ बढ़त आई है, जो कि नेगेटिव संकेत है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रोविजंस में कमी आई है 14% के आसपास की। तो ये एक मिली-जुली सी एनालिसिस है, इसमें हम पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं नाप सकते हैं। लेकिन अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो नेट एनपीए में हमें ओवरऑल पॉजिटिविटी ही दिख रही है। नेट एनपीए पिछले साल की इसी क्वार्टर की तुलना में हमें घट के मिला है, यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही साथ नेट एनपीए पिछले क्वार्टर की तुलना में भी हमें घट के मिला है 1.37% से, जो कि अगेन एक पॉजिटिव संकेत है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए यानी कि वो अमाउंट जो बैंक के टोटल कैपिटल से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ चला जाता है, उसकी अगर बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में बैंक के एनपीए में कमी आती हुई दिखाई दी है, ये भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर से तुलना में भी बैंक के ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज में कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही नेट एनपीए में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी हमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो ग्रीन सेंटिमेंट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वो थोड़ा ज्यादा है। नेगेटिविटी कुछ है भी तो वो थोड़ी सी ही दिखाई दे रही है।
तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो हमने बैंक के डेटा को 10 अलग-अलग पैरामीटर्स पर उनका आकलन किया, जहाँ पे हमें 10 पैरामीटर्स में से 8 पैरामीटर्स में बैंक में पॉजिटिव संकेत इनकी रिपोर्ट में देखने को मिले, साथ ही साथ 2 संकेत नेगेटिव इनके रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें देखने को मिले। तो 10 में से 8 पॉजिटिव संकेत बैंक ने अपने रिपोर्ट्स में हमें दिए हैं, जिसकी वजह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाशना तो बनता है। अगर बात करें इनके स्टॉक के प्राइस की, तो पिछले दिन यानी फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होते समय इसके स्टॉक ने ₹46.50 पर क्लोजिंग दी और 1% की गिरावट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली। साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 122% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, जो कि 1 साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। लेकिन पिछले 5 साल में हमें इस स्टॉक के प्राइस में सिर्फ 58% की बढ़त देखने को मिलती है, जो कि 1 साल की परफॉर्मेंस की तुलना में काफ़ी कम लगती है। अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि स्टॉक पिछले 5 सालों से एक खास रेंज में काम कर रहा था, यानी परफॉर्मेंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। लेकिन पिछले 1 साल में ही इसकी परफॉर्मेंस में अचानक बहुत ही अच्छी तेजी हमें दिखाई देती है, जो कि इस बात का संकेत है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, रैंडम परफॉर्मेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में इसके प्रॉफिट्स में कोई कमी आ जाए, तो कहीं न कहीं एक रिस्की स्टॉक भी नज़र आता है। लेकिन अगर हम स्टॉक के दूसरे पैरामीटर्स को देखें, तो इनका मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए का है, डेब्ट इक्विटी फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मार्केट के पीई रेशियो जो कि 13.73 का है, उसके मुकाबले इस स्टॉक का पीई 21.39 का है, यानी पीई रेशियो में ये बेहतर काम कर रहा है। अगर हम बात करें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पर आने पर हमें दिखाई देता है कि एक इमीडिएट सपोर्ट ₹46 का स्टॉक का फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिस्की ट्रेडर्स अगर इस 90% के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट्स को ग्रैब करना चाहें, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका टारगेट करीब 58 से ₹60 तक रखा जा सकता है। लेकिन ये एक रिस्की स्टॉक है, जहाँ पर बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स ही काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मजबूत सपोर्ट की बात करें तो ₹40 के आसपास थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। हालाँकि ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई खास बड़े अच्छे प्लेयर्स इंटरेस्टेड होंगे। फिलहाल दोस्तों चलते हैं अगली खबर की। अक्सर हेडलाइंस में पूरी खबर नहीं होती, कुछ छुपा लिया जाता है, लेकिन इस हेडलाइन में पूरी खबर बताई गई है, जो बात अक्सर छुपा ली जाती है, वो भी बता दी गई है। पूनावाला फिनकॉर्प के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 555% की बढ़त देखने को मिली है इस क्वार्टर में। लेकिन ये एक वन टाइम गेन है, यानी एक बार होने वाला गेन है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि कंपनी ने जुलाई में अपने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कुछ इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया था, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े प्रॉफिट्स कैपिटल गेन्स के रूप में हुए हैं। इस लंप सम की वजह से कंपनी के जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने एनालिसिस रिपोर्ट में देखें, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, उनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 427% की ज़बरदस्त बढ़त हमें देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 280% की बढ़त देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो खेल है। जो खेल है वो हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशंस की। तो इंटरेस्ट, टैक्सेस और डिप्रिसिएशंस और अमोर्टाइजेशन से पहले कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे, उनमें हमें 28% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। बात करें रेवेन्यूज की दोस्तों, तो कंपनी के रेवेन्यूज में हमें लगातार थोड़ा-थोड़ा इंक्रीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर 2022 के अगर रेवेन्यूज की बात करें तो 627 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने बनाया था, जो कि जून 2023 के क्वार्टर खत्म होते-होते 693 करोड़ का हो जाता है और मामूली सी थोड़ी-सी बढ़त के बाद अब हमें 738 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें रेवेन्यूज में 6.5% की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यूज में 17.5% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स को इनकी जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से निकाल दें, तो कंपनी के प्रॉफिट्स की एक्चुअल स्थिति क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो इनको एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था, उसका अमाउंट जानने के लिए हम इनकी डिटेल रिपोर्ट में आ चुके हैं, जहां पे हमें एक एक्सेप्शनल आइटम दिखाई दे रहा है। यही वो अमाउंट है जो कैपिटल गेन्स के रूप में इनके नेट प्रॉफिट में ऐड हुआ, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स में बहुत जबरदस्त बढ़त हमें दिखाई दी है। ये 816.52 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, इसको अगर हम इनके एक्चुअल प्रॉफिट्स में से घटा दें, तो हमें असली स्थिति का पता चल जाता है, जो कि घटाने के बाद हमने अपने एनालिसिस शीट में नए अमाउंट्स यहाँ पर प्लॉट किए हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 168% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस में मिलती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 157% की गिरावट देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस एक्सेप्शनल आइटम को हटा देने के बाद हमें 73% की गिरावट दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 80% की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो रेवेन्यूज में कंसिस्टेंसी के बावजूद इस एक्सेप्शनल आइटम के प्रॉफिट का ज्यादा भाग हमें नेट प्रॉफिट में दिख रहा है।
हालाँकि कंपनी कोई बुरा परफ़ॉर्म करने वाली कंपनी नहीं है। पिछले 5 साल में 284% के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न माने जा सकते हैं। अगर हम पिछले 1 साल की परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो 1 साल में भी 20% के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। एक दिन में थोड़ी-सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 0.21% की गिरावट के साथ फ्राइडे को ये स्टॉक चलता हुआ हमें दिखाई दिया। ₹376 पर इसके प्राइस ने हमें क्लोजिंग। तो दोस्तों 555 के फिगर में तो हम फँसने वाले हैं नहीं, लेकिन क्योंकि पूनावाला फिनकॉर्प एक बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करने वाली कंपनी है, इसने पिछले 5 साल में अच्छी परफ़ॉर्मेंस करके हमें दिखाई है, तो हम इनके चार्ट पर कुछ बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ को ज़रूर नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं पूनावाला फिनकॉर्प के चार्ट पर और हम देख सकते हैं कि फिलहाल तो एक करेक्शन के मोड में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी अभी अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट से टेम्परेरीली हो सकता है कुछ रिटेलर्स ट्रैप हो जाएँ, लेकिन कुछ समय के लिए हमें अभी और लंबा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। मजबूत सपोर्ट की बात करें तो ₹338 पर एक मजबूत सपोर्ट है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ देखी जा सकती हैं, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है दोस्तों। किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ ₹376 के आसपास जहाँ की अभी स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, वहाँ भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आई हैं, वो थोड़ा-सा भ्रम पैदा करने वाली हैं। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर चल के और दोबारा से हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे। तो एक सेफ तरीके से अगर इसमें ट्रेड करने की कोई जगह दिखाई दे रही है, तो वो ₹338 का ये सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है। नेगेटिव सेंटिमेंट की कोई ऐसी बहुत एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक गिरावट का सेंटिमेंट चल रहा है, साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले हमने फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति देखी है, क्योंकि गूगल पे आ रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में और इंश्योरेंस में भी वो आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन भी इस सेक्टर में बढ़ने वाला है। साथ ही दूसरी कंपनीज़ जैसे कि एंजल वन भी अब फाइनेंस सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिशन के बढ़ने की भी गुंजाइश आगे दिखाई दे रही है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सेफली करना ही बेहतर होगा, अगर हम यहाँ पर कोई करना चाहते हैं तो। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, अगर आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी फ़ायदेमंद हो गई तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।